ओके लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। सो अभी तक हमने जो चीज स्टडी की दैट वाज ऑल अबाउट दी सिग्नल्स। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दी systems. Okay, so in the systems, what are these? Okay, ladies and gentlemen, now the systems, जैसे हमने शायद पहले भी बात की है कि हमारा जो सिस्टम क्या करता है, it transforms the input signal, and here the input signal will be a discrete signal, although it can be a continuous signal as well, and it gives us a transforms it into an output. Simple as this. This is a system. Okay? What is system? It transforms an input into an output. Okay. Normally we write it like something like this, that y of n performs some transform on the input signal, which is x of n. Clear? Now, बी इस चीज के लिए रेडी रही कि ये जो इनपुट का पार्ट है, हो सकता है कि इसके और इनपुट क्या है, हमने कल भी कहा है कि इट इज दी स्केल्ड एंड शिफ्टेड impulses. So it means that here we have some impulses which may be scaled and, जैसे आज आपको जो अभी क्विज दिया गया था, ये भी कुछ इसके करीब करीब का क्विज था जी। तो here it is the, you have some input and accordingly it may do something with this. It might be a delay, it may be an advance, it may be summation, it may be multiplication, it may be addition, it may be exponential, it may be logarithmic, whatever. This is the transform which is performing this all. बात समझ आ रही है? Now, ladies and gentlemen, बात समझ आ रही है? जिसको भी समझ ना आ रही हो तो पूछें, ठीक? तो ये भी हो सकता है कि ये output may depend only on the present input. Present input. Present input से मुराद the present sample only. So it means that it may depend on the input where it may depend on all the values of n, or it may depend upon only a single value, or it may depend upon a group of input values. तो आप इस किस्म का कोई वो नहीं करेंगे कि नहीं जिसने सारे के इनपुट को मेरे इस्तेमाल ही नहीं किया, ना करें। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि जी मैंने जो अभी आपको वैल्यू दी है इसका स्क्वायर कर दो, इसकी क्यूब कर दो, इसका अंडर रूट ले लो, इसका मतलब यू आर टॉकिंग ओनली दिस सैंपल, नथिंग मोर। क्लियर? या आप उसे कह रहे हैं कि जी तमाम जितने भी मेरे पास अभी तक मैंने आपको दिए इन सबका सम कर दो। तो यू आर कंज्यूमिंग ऑल द इनपुट्स, ऑल द सैंपल्स इन द इनपुट। कोई मुझे एग्जांपल देगा कि पार्ट ऑफ द इनपुट को इस्तेमाल करे? हमजा? में भी उसमें भी मर्जी है, आपकी मर्जी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप नहीं बता रहे तो मैं जैसे आप नहीं बता रहे अभी मुझे दैट इज द मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में आप क्या करते हो? यू टेक ए सर्टन, आपके पास 50 सैंपल हैं, बट यू टेक दिस सम ऑफ ओनली 10 एंड डिवाइड बाय 10, या बिकॉज इट इज एन एवरेज। देन यू शिफ्ट to the next 10 and take an average and so on. So what it is? नहीं मेरी बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपकी मैडम को, दोनों मैडमों को ये भिजवाया डॉक्यूमेंट के, इसको रीड करें। अभी आपके सामने भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं जस्ट शो यू कि क्या ऐसा मुमकिन भी है या मजाक कर रहे हैं। So ladies and gentlemen, if I go to my F, I go to MapTally,
and I go to OBS, and here I go to the traffic analysis, and here I take this document open with Acrobat, and here you can see कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अब देखो ये कितने को सम कर रहा है, नॉट ऑल, ओनली दिस पार्ट, summing them, divided by this number, and getting a point, and then taking the next one, next 10 for example. So here it is not consuming only the present one, it is not consuming the all, and it is only consuming a part. So it depends. हाँ, अगर मैं इसको कहता हूँ सारों का सम कर दो, ये सबकी एक ही एवरेज फाइंड कर दो, yes it can also be, it depends upon the transform, आप किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन इससे आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है. नॉट क्लियर? ठीक है, ओके. तो सबसे पहले जिस चीज को हम देखना चाह रहे थे, दैट इज दी कि सिस्टम करता क्या है, और उसमें हमने देखा कि सिस्टम साहब जो हैं वो ये करते हैं कि सिस्टम इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज ए ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर दैट मैप्स एन इनपुट सीक्वेंस टू विद दी and the input sequence which is x of n into an output sequence which is y of n, as you can see here. नहीं क्लियर? ठीक है, ओके. अगर क्लियर है तो क्या कहता है जी, इट डिनोट्स ए फार्मूला फॉर ड्राइविंग आउटपुट सीक्वेंस वैल्यूज. जैसे अभी हमने क्या, अभी आपने देखा तो क्या था, some part, choose that. For example, it might be some delay or advance part of the signal. Then sum them up, sum up the magnitude of all them divided by the total number and give me an output. This is mathematical operation. तो यही वो कह रहा है कि denotes a formula for driving output sequence values from input sequence values, emphasizing that the output at each index n may depend on all or part of the entire input sequence. A part can be a single one as well. So the dynamic sequence dependency allows system to consider various input values for computation. Fine. Then is the, अब हम इसके टाइप्स की तरफ आ रहे हैं कि जनाब द फर्स्ट सिस्टम वो हमें बता रहा है कि जी दिस इज एन आइडियल डिले सिस्टम. तो हमने सिस्टम पहले देखा कि सिस्टम क्या है. अब हम इस सिस्टम को, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम विच इज एन एग्जांपल विच इज एन आइडियल डिले सिस्टम. इसका मतलब कि अगर ये आपका एक, ये है आपका x of n, आपको पता है दिस इज x of n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, 5 and so on. So what we are doing, if this is x of n, this is the x of n minus 5 delta, sorry, which is delta of n minus 5, a delayed ideal delay system. So it is delaying your input, and this delayed version is the output. मिसाल के तौर पे, जैसे आप लोगों में से किसी ने पूछा भी था मुझसे, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि 3 सेक्शन है, कि आप बफर एक सिस्टम है तो यहाँ बफर कर रहा है, एक चीज को बफर करता है और 5 टिक्स के बाद, इन दिस एग्जांपल 5 टिक्स के बाद आपको डिस्प्ले कर देता है. क्लियर? ठीक है, ओके. द सेकंड एग्जांपल, एंड दैट इज दी दिस n वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिया, this value which normally we represent by k can be a positive value or can be a negative value. If this is a positive value like here, it is the delay, and if this k value is negative, it is an advance.
टाइम एडवांस, टाइम डिले। जी, जस्ट क्योंकि और कुछ नहीं कर रहा, ना एम्पलीट्यूड के, ना और कोई चीज नहीं देखी, सिंपली इट इज पुटिंग इन सम बफर एंड गेटिंग इट बैक विद नो, हमने कोई नहीं कहा कि जी ये कोई प्रोसेसिंग में फर्दर कोई अपनी डिले आएगा, हमने कोई ऐसी चीज नहीं रखी। हमने नहीं कहा कि इट इज के प्लस माइनस स्मॉल डेल्टा के, हमने ऐसी कोई चीज जो प्रोसेसिंग के डिलेज हैं हमने वो एज्यूम कर दिया कि है ही नहीं। सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट सबसे पहले मूविंग एवरेज की, दिस अनदर सिस्टम, और फिर हम देखेंगे कि क्या आप में से कोई, देखने में इट इज वेरी इजी लेकिन काम करने में प्रॉब्ली इट इज समथिंग गुड। जी, this moving average is basically, ladies and gentlemen, a filter. It is a very simplified filter. क्योंकि क्योंकि मोस्टली लफ्ज इस्तेमाल किया। एवरेजिंग क्या करता है? शाबाश, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो अगर मैं दूर जाता हूं तो इसकी आवाज यहाँ पे इफेक्टेड होगी। तो हमजा, अगर आपको समझ आई है तो मुझे बता दे कि क्या कहा है, अपने नाम बता दें। तैम तैमीर, ओके। तो आप अपना नाम बता दें, अब आपकी आवाज बेहतर हो गई है। एवरेज का मतलब बता दें, व्हाट मीन बाय एवरेज। फिल्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फिल्टरिंग या डीएसपी के परस्पेक्टिव से बात करो, ये मुझे नहीं बताना कि जी एवरेज का मतलब है कि जितने नंबर है उनको ऐड करो और उस नंबर पे डिवाइड कर दो, ये मैथ्स का जुबान है। सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या मुझे इससे फायदा होगा? है तो मैथ्स, बस हमें मैथ्स का प्रोसेस आता है, जुबान नहीं आती। हमारी कोशिश है कि हम जो करता है उसका जो इफेक्ट है वो हम देखें। इंजीनियर तो इफेक्ट देखता है, बिकॉज आम मैथमेटिशियन जो वो मैथ्स पढ़ता है, हम अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं। कभी गौर किए क्यों हम कहते हैं कि ये अप्लाइड मैथ्स है? क्योंकि हम उस मैथ्स के इफेक्ट्स को देखना चाहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। जी जी, बोले आप। मिड वैल्यू फाइंड करता है? लाजमी नहीं, लाजमी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हमारा मीन और हमारा मीडियन, मीडियम मिड पॉइंट होता है। तो हमारा, अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात कर रही हो तो बच्चे आपको देखा होगा कि लाजमी नहीं कि आपका मीन और आपका मीडियन एक ही जगह पे हो। दैट कैन बी अनसिमेट्रिकल एज वेल। तो इस केस में दिस डेफिनेशन विल नॉट, the what you are saying may not work. Getting? जी, क्या ख्याल है जी, क्या करता है ये एवरेज? और फिर ये मूविंग एवरेज क्यों उसे कहते हैं, फिर वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जी, एवरेज निकलेगा, क्या मिलेगा? स्मूथिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? स्मूथिंग मिलेगी। क्यों स्मूथिंग? कि अगर आपके पास 50 वैल्यूज हैं, उनमें से 2 वैल्यूज आउटलायर्स हैं। आउटलायर समझते हो? कौन है जो आउटलायर नहीं समझता? अगेन जेंटलमैन, मुझे पता है कि कुछ जिनको नहीं समझ आ रही, लेकिन अगर मैं यहां से उठ के आपके पास जाता हूं तो ये रिकॉर्डिंग आपकी खराब होगी, इसलिए खुद ही समझ जाओ कि पूछ लो। जी, शाबाश। तो हमने कहा आउटलायर किसे कहते हैं? जैसे आपकी क्लास में लेट करें कि जी 100 मार्क्स का मैं क्विज दे देता हूं, और उस 100 मार्क्स के क्विज में मेजॉरिटी जो है वो 1 to 10 मार्क्स लेती है। 2 ऐसे निकल आते हैं जो 98 और 99 ले जाते हैं। इसका मतलब ये 2 क्या, इन्होंने कौन सा डेटा जनरेट किया? आउटलायर, आउटलायर जनरेट कर दिए। अभी भी नहीं समझ आई? अब अगर मैं एवरेज लूं तो 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सबके 1 to 10 है, लेकिन जब इन 2 आउटलायर्स हैं
लेकिन अगर मैं एवरेज लूं तो रिजल्ट कहीं 11 के आसपास आ जाएगा, मे बी 10.5 के पास आ जाएगा, यानी ये आउटलायर्स का इफेक्ट लाड़ो, दिस फिनोमेना स्टार्ट स्मूथिंग। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपका एक सिग्नल है, उसमें नॉइज आ गया है, तो नॉइज तो एक अनप्रिडिक्टेबल और डिफरेंट मैग्नीट्यूड का सिग्नल है। अभी तो आज की लैब में तो मैंने उस नॉइज को एक मुख्तलिफ जगह पे स्पेक्ट्रम में रखा जानबूझ के। है कोई जिसने वो लैब देख ली है या कर ली है, या अभी छापे के लिए मिली नहीं है? ये भी तो एक रीजन हो सकता है कि छापे के लिए अभी तक मिली नहीं, इसलिए हम कैसे करें? क्यों जी, कौन सा रीजन है? नहीं मिली छापे के लिए? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं उस नॉइज को आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रख देता, तो दैट फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड एकदम जंप लेता, आउटलायर आ जाता, ये उसको स्मूथ कर जाएगा। तो बेसिकली बड़ा सिंपल टास्क है, लेकिन इसका काम अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। मेरी बात। अब इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पार्ट का, मिसाल के तौर पे हमारे पास 4 बैजेस हैं, इसका मतलब 12 सेक्शंस हैं। तो मैं पहले सेक्शन का एवरेज लेता हूं, फिर मैं दूसरे सेक्शन का एवरेज लेता हूं, फिर तीसरे का लेता हूं, फिर चौथे का, एंड 12, एंड देन उनका जो रिजल्ट होगा, दैट उसमें से जितने भी आउटलायर्स होंगे वो गिर चुके होंगे। और यहाँ पर तो मजे की बात यह है कि मूविंग एवरेज में यहाँ तो मैंने सेक्शन वाइज जंप ली, यहाँ पे एक सैंपल वाइज जंप हो रही है। मिसाल तो मैं पहले 10 लिए, फिर एक सैंपल जंप ली, तो इसका मतलब मैं 1 से 11 तक एवरेज कर रहा हूँ, फिर 2 से 13 तक कर रहा हूँ, 2 से 12 तक कर रहा हूँ, फिर 3 से 13 कर रहा हूँ, फिर 4 से 14 कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो एक जो भी आउटलायर का इफेक्ट होगा वो तकरीबन निकल जाएगा। क्यों हमजा, नहीं समझ आ रही तो बात करो। क्यों जी, आउटलायर के इफेक्ट खत्म हुआ क्या नहीं हुआ एवरेज से? तो बेसिक एवरेज का मकसद ये है कि हम क्यों, मिसाल के तौर पे हम देखना, कल हमने, अगर आपको याद हो, मैंने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू बताई थी। तो दैट वाज और डेटा के मुकाबले में दैट वैल्यू वाज समवेयर इन बिटवीन। और अगर आपने ये आउटलायर्स देखने हो, अगर आपने ये आउटलायर्स देखने हो, तो मैटलैब में एक फंक्शन है, कौन सी है कायनात? बॉक्स प्लॉट। कौन सा है? बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट करके देख लो, जितने भी डेटा में आउटलायर्स होंगे वो उठ के बाहर निकल जाएंगे, और आपका डेटा आपको पता चल जाएगा कि इसका मीन क्या है। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने भी बॉक्स के अंदर ये डेटा बंद हो जाएगा, और जितने भी आउटलायर्स होंगे वो बॉक्स से बाहर आ जाए। जी, क्या नहीं करते? आसान सी बात, अगर मैं सब सैंपल का एक ही वो ले लेता तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाता, लेकिन मेरा इनपुट जो है वो तो 100 उसका है। अब 100 से कम एक, मैं तो उस पूरे के पूरे सिग्नल को जनरेट करना चाह रहा हूँ। सिर्फ उससे मैं तो ये नहीं चाहता, मिसाल मेरी वॉइस है, ये वॉइस जो है 1 मिलियन सैंपल पे है, क्या ये 1 मिलियन सैंपल मैं गिरा दूं और एक सैंपल उठा के योर नेम अमाद, अमाद को दे दूं, तो क्या ये वो 1 सैंपल से 1 मिलियन सैंपल जनरेट कर लेगा? नहीं, मुझे तो वो 1 मिलियन सैंपल चाहिए। सिर्फ उसमें से वो पार्ट्स जहां पे करप्शन हुई है उसको रिमूव, जिसको आप नॉइज कहते हो, उसको रिमूव करना है। तो एक एवरेज लेना इज नॉट इनफ। आपने पहले 10 की ली, फिर एक या दो एक से यानी 0 to 10 ली, फिर 1 से 11 ली, फिर 2 से 12 ली, हर एक का एक सैंपल जनरेट होता आ गया, एंड इन दिस वे यू गेट समथिंग विच इज which is better than, which is somewhat similar to the input। बात समझ आ गई? जी, क्लियर? अब अगर ये समझ आ गई तो मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, मैथमेटिकली मैंने क्या कहा कि जनाब मेरा एक सैंपल है, मेरा एक सिग्नल है इनपुट, जो कि ये है, जहां पे मैंने के की वैल्यू ले ली फ्रॉम -m to
-m1 से, यानी m1 से लेकर m2 तक। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा 0 है, ये मेरा -m1 है, ये मेरा पॉजिटिव m है, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक को क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं। और फिर क्योंकि दरमियान में 0 है तो एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अगर मिसाल तो -5 है, इधर +5 है, तो ये वैल्यूज कितनी होंगी, 11। तो यू कैन सी हियर m1 + m2 + 1। तो दिस इज डूइंग द एवरेजिंग एंड दिस इज डूइंग द एक्यूमुलेशन। और साथ साथ क्या करता जा रहा है, यहाँ पे k की वैल्यू पहली अगर ये आई है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, +1, नेक्स्ट वैल्यू +1, तो शिफ्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज समथिंग लाइक दिस इज दिस वन। देन पहली वैल्यू आपने डाली तो m1, फिर -m1 क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये माइनस आ गया। आप एक वक्त पे ये x of n और फिर x of n -1 -2 अप टू, तो दिस बेसिक समेशन, एंड व्हेन यू डिवाइडेड बाय दिस इट बिकम्स द एवरेज। क्लियर? Once you get the average, for example, of these number of, वो आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे इस केस में अगर आप देखें तो ये सैंपल नंबर कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज द 7th सैंपल। और कितने सैंपल मैंने लिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सैंपल्स को मैंने 0 से लेके 5 तक 6 सैंपल्स को मैंने ऐड किया, और ये 7 सैंपल से मैंने स्टार्ट किया। whatever is the result, I place it as an output. Then I shift by 1, which means I want to go to this place. I include the new sample and again take the sum, divide by the same, get an output sample, and so on. So this phenomenon is called moving average here system. लेकिन what the system, मैंने कहा हर system performs some function, and this one is performing the function of a basic filter. जी, anything? No? पूछें। जितना आप छोटा लेंगे, processing will be more, result will be good. Always there is a bargain between computation and performance. तो जितना आप आउटपुट बेहतर चाहते हो, 3 की ले लो। अगर आप चाहते हो कि जी नहीं जल्दी खत्म हो जाए, तो बड़ा बड़ा वो ले लो। डिपेंड्स अपॉन यू। Clear everyone? So we are done with the moving average and ideal delay system, or just delay system. The two systems we just discussed. Then, ladies and gentlemen, the next one, as I said yesterday, is about the memory system and memoryless system. Memory system and memoryless system. G. What mean by the memory system and memoryless system? The difference between the two is that the memory system, as the name represent, ये पिछली बातों को भी याद रखता है, और उनको अपनी जब याद रखता है तो उनको अपनी कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करता है। जबकि मेमोरीलेस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे उसका आउटपुट डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूं
y of n इज इक्वल टू x ऑफ n का स्क्वेयर, या y ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ x ऑफ n, या मैं ले लूं कि y ऑफ n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x ऑफ n. Now, what type of the three system I presented here, they are the memoryless system because the output is dependent only upon the present input value. Clear? अगर मुझे कोई एग्जाम्पल ना याद हो, नहीं आती, तो फिर अभी मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछ लूं. अभी आपने पढ़ा है मूविंग एवरेज सिस्टम और आपने पढ़ा है आइडियल डिले सिस्टम. इज इट? कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम्स दे आर? दे आर द मेमोरी सिस्टम्स बिकॉज ये प्रीवियस प्रेजेंट वैल्यू और अगली पिछली 10 वैल्यूज को भी ऐड करता है. ठीक है? अगर यस सर है तो माशाल्लाह पढ़ के आए हैं. प्रोबेबिलिटी मुझे तो नहीं आती, लेकिन कोई बता सकता है कि अगर मैं आपको डेटा दे दूं कोई भी जो कि एक मेमोरी सिस्टम ने जनरेट किया हो और एक मेमोरीलेस सिस्टम ने जनरेट किया हो, कैसे मालूम कर दोगे? दो सिस्टम है आपके सामने है इस वक्त. कैसे? ये डीएसपी का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी जो पढ़ के आए हो उसका क्वेश्चन है. क्वेश्चन नहीं समझ आई? दानियाल क्वेश्चन क्लियर करो. क्वेश्चन ही समझ नहीं आई? अच्छा, एनीवन जिसको क्वेश्चन समझ आई है? आपको समझ आई है? दैट द जीनियस पर्सन इज हियर. बोलो बच्चे, ऊंचा बोले ताकि सबको आवाज आएंगे. मतलब एक तो हम उसकी इक्वेशन अगर हमारे सामने जैसे अभी आपको दिखा दी, अगर ये इक्वेशंस आपके पास हैं तो इजीली यू कैन से कि जी इट इज ए मेमोरी और मेमोरीलेस सिस्टम. लेकिन अगर मुझे डेटा मिल जाए, इक्वेशंस नहीं है पीछे कि कौन से पहली 3 से ही लट करोगे निकला है, या मैंने लेफ्ट बॉटम पे लिखा है दो सिस्टम विच इज मूविंग एवरेज एंड डिले सिस्टम, इसका डेटा भी तो जनरेट होगा. अगर ये मालूम करना हो कि ये किस सिस्टम से ये डेटा जनरेट किया गया है, तो you use either auto covariance या auto correlation. पढ़ा? नहीं पढ़ा? तो अगर हम ये चीज कल फाइंड करें तो फिर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये डेटा पिछले डेटा के साथ इसका कोई ताल्लुक है या नहीं. ये पिछले डेटा के साथ का कोई ताल्लुक नहीं था, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे मिसाल के तौर पे कल हमने पढ़ा था गॉसियन, लेकिन अगर गॉसियन की बजाय मैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेता तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा जनरेट होता है दैट इज मेमोरीलेस. ठीक है? तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी भी चलती रही. ओके, फिर हम बात तो कर यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, जिसे अब के दिखा क्या देते हैं कि आपको नजर आ रहा है, कि इस एग्जांपल में ये एग्जांपल आपने देखी कि एक्स ऑफ एन इज का स्क्वायर किया, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा, यानी आपने प्रेजेंट वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन किया, कोई ट्रांसफॉर्म किया, चाहे आपने उसका स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, लॉग ले लिया, एक्सपोनेंशियल लगा दिया, व्हाटएवर. दिस इज ए मेमोरीलेस सिस्टम.
अगर मैं आपसे कल ये पूछ लूं, पूछने में क्या हर्ज है, और जवाब देने में भी कोई हर्ज नहीं है, और पेपर में तो देना ही पड़ेगा, कि अगर मैं चाहूं कि मेरा मूविंग एवरेज सिस्टम को किसी तरीके से, जो कि एक मेमोरी सिस्टम है, मेमोरीलेस बना दो, तो क्या करोगे? जनाब M1 और M2 को जीरो कर दो। अभी आपने डिवाइड बाय M1 प्लस M2 किया था ना, तो मूव नहीं करेगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही चलता जाएगा, एवरेजिंग नहीं करेगा। आप सिंपल इज दिस, एवरेजिंग ही नहीं करेगा, सिंगल सैंपल ले पे आ जाएगा। और सिंगल सैंपल को ही हमने कहा है कि जी हम इस सिस्टम को कहते हैं कि इट इज मेमोरी लेस। समझ आ गई? तो अगर ऐसी कुछ चीज अगर पेपर में पूछ भी ली जाती है तो घबराना नहीं है, सोचना है। मेरे पेपर में आपको उस 2 घंटे में जो भी पेपर का ड्यूरेशन होगा उसके दौरान भी सोचना पड़ेगा, और ना कोई पर्ची काम आएगी और ना साथ वाला काम आएगा। साथ वाला इसलिए नहीं काम आता कि मुझे पता होता है कि इस टाइम में जो टॉप स्टूडेंट है वही इस पेपर को कंप्लीट कर सकता है, तो पेपर की लेंथ इंक्रीज कर दो तो जो अच्छा है वो अपने काम में डूब जाता है। वो कहता है तुम्हें क्यों बताऊं, कि उसको पता होता है कि इतने टाइम में 120 मिनट में इतने क्वेश्चन सॉल्व ही होते हैं, इससे टाइम बचेगा नहीं, शायद मुझसे भी एक दो रह ही जाए, तो साथ ही हेल्प नहीं करता, और कॉन्स्टेंटली वो लर्न कर रहा होता है और हल कर रहा होता है, कोई भी चीज पहले से नहीं दिखी हुई। क्लियर? ओके। देन हाँ, जब हम आगे चले जाएंगे तो इवन फार्मूलाज भी दे दी पेपर में मौजूद होंगे। अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि रटे के साथ हमारी दुश्मनी मौजूद है, हम रटामारी नहीं चाहते, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। ठीक है? ओके। देन हम पढ़ना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी लीनियर सिस्टम, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि इसके बाद हम पढ़ना चाहते हैं लीनियर सिस्टम्स। जी, तो वी वांट टू स्टडी दी लीनियर सिस्टम, और लागू तौर पे वी वांट टू कंपेयर विद नॉन लीनियर सिस्टम, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम्स। हमने कल बात की थी कि हर वो सिस्टम लीनियर है जो दो बातें हमारी पूरी कर देगी। वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ additivity which is written here, and the second is the homogeneity or the scaling property। बिल्कुल ये नजर आ रहा है, स्केलिंग प्रॉपर्टी अगर कोई, एंड कंबाइनली दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है जमात? अब अगर इसका मतलब क्या है, मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपका सिस्टम है और हम अब सिस्टम्स की बात पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि हम इसको कोई इनपुट देते हैं एक्स ऑफ एन या x1 ऑफ एन, ये हमें कोई आउटपुट दे देता है y1 ऑफ एन। हम इसी सिस्टम को एक और इनपुट देते हैं, लेट इट बी x2 ऑफ एन, ये हमें दे देता है y2 ऑफ एन। वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इन दोनों का सम करके x3 हवाले कर देते हैं, विच इज द समेशन ऑफ x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन। ठीक है? तो हमने इसको x3 ऑफ एन प्रोवाइड कर दिया, and the result which we obtained, the output which we obtained is this one, y3 of n. Now, if our y3 of n
which is the input, is equal to the summation of these two, which is y1 of n plus y2 of n. तो देन इसके मतलब इसने एडिटिविटी को मान लिया, तो इसका मतलब इसने हमारे पहले पॉइंट को मान लिया। क्लियर? आप कहेंगे तो हमेशा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैं प्रूव करूंगा कि हमेशा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रांसफॉर्म। फास्ट ट्रांसफॉर्म में आप दोनों को जब ऐड करेंगे नहीं आएगा आपको, देन वी विल कॉल इट दैट इज ए नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, सेकंड चीज हमने क्या कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम इसको अब यही सिस्टम मैंने यहां पे ले लिया और इसको मैंने x1 ऑफ n की बजाय सम मल्टीप्लाइड यानी स्केल्ड वर्जन ऑफ द इनपुट दे दिया। क्या दे दिया? स्केल्ड वर्जन ऑफ द इनपुट। तो इसने मुझे स्केल्ड वर्जन वही y ऑफ n दिया, लेकिन उसको स्केल्ड कर दिया विद दिस इनपुट वेरिएबल, लेट इट बी a1, लेट इट बी a1। इसका मतलब है कि इसने मेरी स्केलिंग प्रॉपर्टी को भी मान लिया, इसने मेरी स्केलिंग प्रॉपर्टी को भी मान लिया। क्लियर? सो अगर ये मिसाल के तौर पे इसको मैं a2 एक और दे देता हूं विद x2 ऑफ n, तो ये मुझे y2 ऑफ n देता है, वेरी नाइस। और उसको इसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। अगर मैं इन दोनों का समेशन इसको दे देता हूं, यानी कि a1 x ऑफ n प्लस a2 x ऑफ n, सॉरी x2 ऑफ n, तो ये मुझे आउटपुट में a1 y ऑफ n प्लस a2 y2 ऑफ n दे देता है। इसका मतलब कि इसने एडिटिविटी को भी मान लिया और इसने स्केलिंग को भी मान दिया। इसका मतलब इसने दोनों प्रॉपर्टीज मान ली। इसका मतलब है कि इसने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे कर दिया। अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो वी कॉल इट अ लीनियर सिस्टम। और इसी बात को जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अगर आप जरा गौर से इस इक्वेशन को देखें, जस्ट इसने डिफरेंस ये किया कि मैंने एडिशन इस्तेमाल किया, इसने समेशन का साइन इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली द सेम, a1 y1 ऑफ n प्लस a2 y2 ऑफ n एंड सो ऑन। मैंने 2 इनपुट्स दिए, आप 50 इनपुट लें, डजंट मैटर। इज इट फाइन? तो दिस सच अ सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम। और जो इसको इन दोनों प्रॉपर्टी में से किसी एक को भी नहीं मानता या दोनों को नहीं मानता, बस सिंपल इट इज ए नॉन लीनियर सिस्टम। Yeah, is it clear? Yes, sir. तो इस यहीं से हम इंशाल्लाह, बिकॉज इट इज अराउंड 9:25, तो हम अभी आपकी अटेंडेंस लेते हैं और अगले वीक में यहीं से हम आगे भी बढ़ेंगे और कायनात इनके लिए एक अच्छी सी असाइनमेंट भी तैयार करें। ठीक है।